राधे राधे प्रिय दर्शकों। कौशल जी अपने दोनों बेटों के मंसूबे जानकर गुस्से से बोले, अच्छा तो तुम लोग यहाँ मेरी खैरियत पूछने नहीं आए हो कि पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, तो हम उन्हें देख लें, उनकी खबर लें। तुम दोनों यहाँ मेरी जायदाद के लिए हिस्सा बांटने आए हो। लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो कि मेरी जायदाद में सिर्फ उसका ही अधिकार है। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को जानते हैं कि आखिर दो बेटे होने के बाद कौशल जी वह तीसरे की किसकी बातें कर रहे हैं जिसको वह अपनी दौलत देना चाहते हैं। कौशल जी एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। वैसे उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे, दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर कौशल जी ने इस मुकाम तक पहुंचाया कि उनके बेटे अपने देश में ठहरे ही नहीं। उन्होंने यह कह दिया कि अब हमारे देश में हमारे लिए ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसे हम कर सके। हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से नौकरी करनी है तो हमें अमेरिका जाना ही होगा। दोनों बेटे अमेरिका में जाकर बस गए। कौशल जी अपनी पत्नी के साथ अपने ही छोटे से शहर में रह रहे थे। कौशल जी के पड़ोस में एक गरीब परिवार भी रहता था जिनके यहाँ एक पप्पू नाम के बेटे का जन्म हुआ। जब पप्पू मात्र 1 साल का हुआ तो दोनों माता पिता एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि वह गरीब परिवार कौशल जी के घर में उनके घर के कामों में अक्सर हाथ बटाया करता था। ये कहे कि पप्पू के माता पिता कौशल जी के यहाँ काम करते थे, इसीलिए कौशल जी की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके बच्चे को पप्पू को संभाले, और कौशल जी ने वो किया भी। कौशल जी और उनकी पत्नी पप्पू को अपने बेटे की तरह अपने साथ रखते थे। 1 साल का पप्पू कौशल जी और उनकी पत्नी के साथ अपने माँ और पिताजी जैसे प्यार पाने लगा था। वह तो जानता भी नहीं था कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पप्पू बड़ा होता गया तो उसे भी मालूम हुआ कि यह हमारे माता पिता नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता इनके यहाँ काम करते थे। समय बीतता गया। पप्पू 22 साल का हो चुका था। पप्पू अपने घर में कम, कौशल जी के घर में ज्यादा रहता। पड़ोस में घर होने के कारण यदि कभी कभार पप्पू अपने घर जाता भी तो उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह तो हर पल अब कौशल जी और उनकी पत्नी माँ बाबू जी के साथ ही रहता। कौशल जी अपनी पत्नी को लेकर गार्डन में जाया करते थे तो पप्पू हर वक्त उनके साथ गार्डन में जाता। एक दिन गार्डन में बैठे हुए माँ बाबूजी के साथ पप्पू कुछ मस्ती कर रहा था। उन्हें जबरदस्ती झूले में बिठाया और फिर झूला झूल रहा था। वहीं पर एक लड़की की नजर पप्पू की तरफ पड़ी। वह बार बार पप्पू को देखे जा रही थी तो पप्पू कुछ शर्मा सा गया। तो फिर कौशल जी उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे देख देख देख, तुझे तो वह लड़की देख रही है। पप्पू शर्मा गया और फिर माँ बाबूजी को झूले से उतार कर उनके पीछे छुपते हुए बैठ गया। फिर दूसरे दिन वह जब गार्डन लेकर गया तो उसकी तरफ फिर वही लड़की देख रही थी। दूसरे दिन भी आई तो आज माँ ने कहा, अरे वह लड़की तुझे इसलिए देख रही है कि तेरे साथ शादी करेगी। तो पप्पू ने कहा, ना माँ, ना बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग शादी का नाम तो लेना ही मत। आप लोग देख रहे हैं अपने दोनों बेटों के बारे में, शादी करके वह लोग किस तरह से अपना देश छोड़कर बसे हुए हैं। मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। एक दिन वह लड़की सामने से आकर कहती है, तुम्हारा क्या नाम है? आज तो पप्पू का शर्म का ठिकाना ही नहीं रहा। वह सिकुड़ कर माँ के पीछे छुप गया तो माँ ने कहा, अरे यह मेरा बेटा है, इसका नाम पप्पू है। तुम कौन हो? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रिंकी है। मैं रोज देखती हूँ कि यह आपका बेटा आपकी कितने अच्छे से सेवा करता है।
इसकी सेवा करते हुए देख मुझे अपने दादा दादी की याद आती है। मेरे दादा दादी की भी मैं ऐसे ही सेवा किया करती थी। लेकिन 1 साल हो गया, मेरे मम्मी पापा मेरे दादा दादी को वृद्धा आश्रम छोड़कर आ गए हैं। तब से मुझे उनकी बहुत याद आती है। यदि मैं कभी मिलने की बात भी करती हूँ तो मेरी माँ डांट देती है, तू लड़की है, तुझे घर के फैसले करने का अधिकार नहीं है, लड़की जैसे रह। फिर वह वहां से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़की आई ही नहीं। कौशल जी और उनकी पत्नी उस लड़की को गार्डन में इधर उधर खोजते, अपनी नजरें दौड़ाते, लेकिन वह लड़की नहीं दिखी। एक दिन हफ्ते भर के बाद वह लड़की वापस से दिखी और डायरेक्ट आकर बोलने लगी, बाबूजी, मैं आपके इस बेटे से शादी करूंगी और ये मेरा फैसला है। उसकी बातें सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। पप्पू तो जैसे सर्व के मारा झुक ही गया। घर आकर वह माँ से बोला, क्या माँ, कैसी लड़की है, कैसे आकर बाबूजी से बातें करने लगी। बाबूजी ने भी कहा, अरे इसमें क्या शर्म की बात, वह लड़की तुझसे शादी करना चाहती है तो अच्छी बात है ना। माँ बाबूजी बहुत मजाक उड़ाए पप्पू का, उसके साथ मस्ती किए, लेकिन फिर पप्पू को समझाया कि लड़की अच्छी है, खुले विचारों वाली है, हमें उसके घर जाकर बात करना चाहिए। तो कौशल जी अपनी पत्नी को लेकर और पप्पू को साथ उस लड़की के घर पहुंच गए। उन्होंने उससे शादी की बात की, लेकिन पप्पू ने सारी बात उस लड़की रिंकी को बता दिया कि शादी से पहले तुम जान लो कि मैं इन लोगों का जन्म दिया हुआ बेटा नहीं हूँ, मैं इनके नौकर का बेटा हूँ और इन लोगों को एहसान मेरे ऊपर है। तो भी उस लड़की ने कहा, इन लोगों को जब भी मैं देखती हूँ मुझे मेरे दादा दादी नजर आते हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। बहुत ही जल्दी रिंकी की शादी हो गई और वह पप्पू के घर उसकी पत्नी बनकर आ गई। पहले तो कौशल जी और उनकी पत्नी को लगा कि शादी के बाद रिंकी पड़ोस में ही अपने घर में रहेगी, लेकिन उसे उसके घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उसने कहा, पप्पू, मुझे तो तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ही रहना है, माँ बाबूजी के घर मुझे लेकर चलो। वह वहां आई और कहने लगी, माँ बाबूजी, आप लोग मुझे अपनी शरण में यहीं रखिए, मैं आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अब तो रिंकी और पप्पू हर टाइम कौशल जी और उनकी पत्नी की सेवा करते, उनके साथ रहते। रिंकी अपने बचपन की बातें बताती, खूब सारी अपनी दादी की यादें उनके साथ बिताया करती थी। पूरा दिन वह अपनी दादी की कुछ न कुछ बातें माँ के साथ बिताती। समय बहुत अच्छे से करता जा रहा था। एक दिन कौशल जी की पत्नी का उनके मायके से बुलावा आया कि उनके भाई के बेटे की शादी है। कौशल जी अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। तो रिंकी और पप्पू से भी कहा, तुम दोनों भी तैयार हो चलो, शादी में जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। पप्पू ने कहा, माँ बाबूजी, आप लोग जाइए, हम लोग यहाँ घर में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे। तो कौशल जी अपनी पत्नी को लेकर चले गए। 4 दिनों के बाद जब कौशल जी अपनी पत्नी को लेकर शादी समारोह से वापिस आ रहे थे, तो उनकी कार को एक बस का ठोकर लग गया। उनकी कार साइड में पलट गई। दोनों को बुरी तरह से चोट आई। किसी तरह से संभालते हुए कौशल जी ने पप्पू को फोन किया कि बेटा, हम दोनों का इस रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। क्योंकि वह दोनों घर के बहुत नजदीक ही थे, इसीलिए पप्पू दूसरी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। कौशल जी और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन दोनों को एक्सीडेंट होता हुआ सुन पप्पू बहुत घबराया। दोनों पति पत्नी रोते हुए गए। अब तो दोनों को पप्पू ने एडमिट करा दिया था। कौशल जी की पत्नी को बहुत चोट आई थी। उनके घुटने में फ्रैक्चर आ गया था और कौशल जी की तो टांगे ही टूट गई थी।
उनके पैर में रात डालने पड़े। कौशल जी ने कहा, बेटा फोन लगा दो, मेरे दोनों बेटों को भी बता दो कि मेरा इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। पता नहीं बच भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब दोनों बेटे समर और साहिल को पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तो बड़ा बेटा समर ने कहा, पिताजी बड़ी समस्या है। कंपनी के काम में ऐसे उलझा हुआ हूँ कि 1 घंटे के लिए छुट्टी नहीं मिल रही। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपसे मिलने आ जाऊं। वहीं साहिल ने कहा, पिताजी मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो स्कूल में ही छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए तो मैं उन्हें लेकर आपसे मिलने आ जाऊं। समय बीतता गया। 15-18 दिन के बाद कौशल जी और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर लाकर पप्पू और रिंकी माँ बाबूजी की बहुत सेवा करते, उनके साथ हर पल रहते। रिंकी उन्हें बिस्तर से उठने नहीं देती, अपने हाथ से ही उनको चाय पिलाती, खाना खिलाती। इतना तो कोई अपनी सगी औलाद भी सेवा ना करे। रिंकी और पप्पू दोनों उनके कमरे में ही सोते। उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन कौशल जी ने कहा, बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है पप्पू, अब तो मुझसे कुछ पगार ले लिया कर। तो पप्पू ने कहा, बाबूजी पगार तो परायों से लिया जाता है, आप तो मेरे माता पिता हैं, भला कोई अपने ही घर में पगार लेता है। और मुझे पैसों की क्या जरूरत है, हर चीज की जरूरतें तो आप मेरी पूरा ही करते हैं, फिर मैं पैसे लेकर कहाँ चाहूंगा। पप्पू की यह बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। फूले नहीं समाते कि भले ही पप्पू को हमने जन्म नहीं दिया, लेकिन ना जाने किस जन्मों का रिश्ता था पप्पू के साथ। रिंकी और पप्पू के इतने अच्छे से सेवा करने के बाद कौशल जी उनकी पत्नी जल्दी से ठीक हो गए। वैसे कौशल जी के पैरों में राड था, फिर भी वह छड़ी के सहारे घूमने चलने लगे। धीरे धीरे दोनों स्वस्थ हो गए थे। कुछ महीने बीत चुके थे। तभी समर और साहिल एक दिन अपने परिवार के साथ घर पहुंच जाते हैं। उसी टाइम पर रिंकी अपने हाथों से फल काट काट कर जबरदस्ती कौशल जी और उनकी पत्नी को खिला रही थी। जब उनके बहू बेटे यह दृश्य देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। वह आंखें घूरते हुए उस रिंकी की तरफ देखते हैं। रिंकी उन दोनों को आता हुआ देख समझ जाती है कि यह माँ बाबूजी के बेटे और बहू हैं। तभी पप्पू भी उनके पास आता है और उनके सामान उठा उठाकर अंदर रखने लगता है। दोनों बेटे पिताजी और माँ के पैर छूकर साइड में बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, माँ पिताजी हम बड़े मुश्किल में हैं, हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं पूछा। माँ पिताजी आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, आप दोनों ठीक तो हैं, अब कैसी है आपकी तबीयत। कौशल जी और उनकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि तुम दोनों भाई किस मुसीबत में हो, मुझे बताओ, हम दोनों तो यहाँ बड़े सुखी हैं, चैन से जी रहे हैं। तो फिर दोनों ने कहा, बाबूजी हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं है, कल सुबह ही हम लोग निकल जाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं। आप जल्दी से हम दोनों के हिस्से में जो रुपए पैसे सोना चांदी मकान आए दे दीजिए और इस गांव के जमींदार को बुलाकर हमारे हिस्से का बेच दीजिए। हम लोग शहर में अपना अपना अलग से मकान ले रहे हैं, वहां विदेश में हमें बहुत पैसे की जरूरत है। इतनी बातें सुनकर कौशल जी और उनकी पत्नी क्रोध के मारे तड़प उठे। कौशल जी तो चिल्लाते हुए बोले, कौन हो तुम दोनों और किसने बुलाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि जल्दी से अपना मकान बेच दे और तुम दोनों को दे दे। क्रोध के मारे लड़खड़ाते हुए कौशल जी खड़े हो गए। लग रहा था कि वह अभी अपनी छड़ी से दोनों बेटों को पीटने वाले हैं। तभी वहीं पर
पप्पू आ गया और उन्हें संभालते हुए कहता है, पिताजी शांत हो जाइए बाबूजी, बैठिए तो सही। इस तरह से नौकर की हमदर्दी देखकर समर और साहिल एक साथ बोल चुके। तो बाबूजी बात ये है, हम यहाँ आप दोनों का नौकर मालिक का खेल देखने नहीं आए हैं। हाँ, हम लोग अपने हिस्से का ही लेने आए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर माता पिता अपने बच्चों को हिस्सा देते हैं, तो क्या आप नहीं देंगे? और आपको कमी ही किस चीज की है? यह आपके लिए नौकर है ना, जो आपकी सेवा कर रहा है। कौशल जी ने कहा, खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे पप्पू को नौकर भी कहा तो वह मेरे लिए तुम दोनों से बढ़कर है। वह नौकर नहीं, मेरा अपना है। रिंकी कौशल जी और उनके दोनों बेटों की बातें सुनकर डरी सम्मी सी घर के एक कोने में खड़ी ही रह गई। उधर दोनों बहुएं घूर घूर कर रिंकी की तरफ देख रही थी। कौशल जी ने घुर्राते हुए कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सुबह होने तक क्यों रुकोगे इधर? तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो फिर दोनों बेटे ने फिर से कहा, हम नहीं जाएंगे पिताजी, हम भी देखते हैं कि आप किस तरह से हमें इस घर से निकालेंगे। कौशल जी ने कहा, अच्छा, तो तुम दोनों नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? अभी मैं कुछ करता हूँ। तुरंत उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और वकील को फोन लगा दिया। कुछ 1 घंटे के बाद जब वकील आया तो कौशल जी ने वकील से कहा, वकील साहब, ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर। चलिए मेरा वसीयतनामा बनवाइए। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे पप्पू के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो पप्पू ने किया है, जब हम दोनों पति पत्नी अपाहिज होकर बैठ गए थे, तो पप्पू ने हम दोनों का मल मूत्र भी साफ किया है। हम दोनों को बिस्तर से उठाकर अपने कंधे पर वॉशरूम तक का रास्ता दिखाया है। पप्पू की पत्नी रिंकी, जो हमें अपने माता पिता से भी बढ़कर मानती है, कभी हमने यह नहीं सोचा कि अब मैं अकेला हूँ। नहीं तो 2 बेटों के होते हुए भी हम दोनों का जब एक्सीडेंट हो गया था, तो हम दोनों सड़ सड़ के मर जाते। और आज यह मेरे दोनों बेटे दौलत लेने आए हैं हमारी। लिखिए वसीयतनामा, सारी की सारी संपत्ति मैं पप्पू के नाम कर रहा हूँ। वहीं पर खड़े खड़े दोनों बेटे गुस्से और क्रोध से आग बबूला होते हुए पप्पू की तरफ देखते खड़े रह गए। कौशल जी अपनी करोड़ों की दौलत पप्पू के नाम कर दिया। पप्पू कौशल जी के पैर पकड़कर रोने लगा। बाबूजी, हमने तो कभी दौलत के लिए आपकी सेवा नहीं की, और ना ही मुझे पता था कि आपके पास इतनी दौलत है। आप अपनी दौलत अपने बेटों के नाम ही कर दीजिए, इस पर उनका ही अधिकार है। हमें सिर्फ अपनी सेवा में ही अपने घर में पड़े रहने दीजिए। कौशल जी की और पप्पू की बातें सुनकर बेटा बहू उसकी तरफ आंखें तरेरते हुए बोले, पिताजी, नौकर आजकल दौलत के ही भूखे होते हैं, आपको एक दिन समझ में आ जाएगा। कौशल जी ने कहा, अभी खड़े खड़े तुम लोग यहाँ मुझे उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। अब जिस जगह पर खड़े हो वह सारी प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, पप्पू है। तुम लोगों का यहाँ खड़े रहना भी मेरे लिए गवारा नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती समर और साहिल क्या करते? वहां से वह दोनों चले गए और पप्पू और रिंकी पहले की तरह ही माँ बाबूजी की अंतिम समय तक सेवा करते रहे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और बताइए इस कहानी का कौन सा पात्र है जो आपके दिल को छू गया। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल में नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है, खुशी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।